हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के जेई मेन और नीट 2013 से 2020 तक सभी क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो, बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डाउट्स और डिस्कशंस के लिए टेलीग्राम ऐप पर आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस में कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस की वजह से हमें वर्क डन निकालना है और देखना है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो वर्क डन सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं F.S। तो जिस भी फोर्स की वजह से वर्क डन आपको निकालना है उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। डॉट प्रोडक्ट लेना हमें आता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को मैग्नीट्यूड ऑफ एस से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में आएगा कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है? दोनों एफ और एस वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक, तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव नंबर है, कॉस थीटा की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो और 90 डिग्री से कम हो तो पॉजिटिव आता है वर्क डन। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो वर्क डन 0 के बराबर आ जाएगा, चूंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। और थीटा की वैल्यू अगर आपके पास 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है तब वर्क डन आपके पास नेगेटिव आ जाता है। बेसिकली जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। यही चीज इन सभी पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट देखते हैं। वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट। तो यहां पर हमें एक बकेट को लिफ्ट कराना है, तो उसके लिए एक बेसिक सा डायग्राम यहां पर बना लेंगे। ये बकेट को मैं शो कर रहा हूं, बकेट को हमने रोप से कनेक्ट किया हुआ है। इस सिस्टम को मैन ऊपर खींच रहा है, तो मैन फोर्स कहां लगा रहा है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और इसके अलावा इस डायग्राम में कौन सी फोर्स बनेगी? यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स हम बना देंगे। तो ये जो भी रोप और बकेट का सिस्टम है इसके लिए हम mg नीचे की तरफ ले लेंगे। अब मैन जो है बकेट को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन भी हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो पहले पार्ट में आप देख सकते हैं वर्क डन बाय मैन हमें निकालना है। तो मैन की जो अप्लाइड फोर्स है वो है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। कौन सी फोर्सेस के बीच में? अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। तो यहां से आप देख सकते हैं पहले केस में वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, एंगल जब 0 डिग्री है तो आपका वर्क डन आता है पॉजिटिव। बी पार्ट देखते हैं, इसी डायग्राम को डिस्कस करना है। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। तो इसी फ्री बॉडी डायग्राम में अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं कि वर्क डन हम इंडिविजुअल फोर्सेस के केस में भी निकाल सकते हैं और टोटल वर्क डन भी निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते रहेंगे तो इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन आएगा, और नेट फोर्स ले लेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के हम नेट वर्क डन जो है उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर फोर्स mg जो है उसकी वजह से वर्क डन निकालना है। अब आप देखेंगे ये पार्ट ए के बाद पार्ट बी का डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शंस में। थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, cos 180 -1 के बराबर होता है, तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा। सी पार्ट देखते हैं अब। सी पार्ट में क्या दिया गया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो रेफरेंस के लिए सबसे पहले हम एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। उस पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंक्लाइंड प्लेन में नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डाउन द प्लेन। क्योंकि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मोशन डाउन द प्लेन हो रहा है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? इन दी अपवर्ड डायरेक्शन अलोंग द प्लेन। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश यहाँ पर फ्रिक्शन करेगी। तो अगेन सी पार्ट के डायग्राम में आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है डाउन द प्लेन, फ्रिक्शन लग रही है अप द प्लेन, दोनों की डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल की वैल्यू हो गई है 180 डिग्री और इसका मतलब टोटल वर्क डन आएगा नेगेटिव। डी पार्ट अब देखते हैं। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी
मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में डायग्राम हम बनाएंगे। यहाँ पर ग्राउंड में बना देता हूँ जिसको हमें रफ लेना है। ठीक, यहाँ पे रफ सरफेस है। रफ सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और चूंकि रफ सरफेस है तो अगर मोशन की डायरेक्शन है राइट की तरफ तो फ्रिक्शन एक्ट करेगी लेफ्ट की तरफ। ठीक, इसके अलावा अब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है नेट फोर्स लग रही है 0। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में भी एक अप्लाइड फोर्स होगी। तो यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, इसका मतलब क्या था, नेट फोर्स 0 थी। क्योंकि रफ सरफेस है, मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगी, तो मोशन के डायरेक्शन में भी आपको एक फोर्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो एफ अप्लाइड का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन के बराबर होगा, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 0 डिग्री। यहां पे आप देखेंगे फोर्थ पार्ट में वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ई जो पार्ट है उसमें हमें निकालना है वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो यहां पर हमें एक पेंडुलम दिया हुआ है जो वाइब्रेट कर रहा है। तो यहां पर आप किसी भी इंस्टेंट में आपके पेंडुलम की वेलोसिटी देख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पाथ के टेंजेंट डायरेक्शन में। तो किसी भी इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंस्टेंट में आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, और एयर जो फोर्स लगाएगी वो होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे दिया हुआ है रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। तो एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो भी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, एक फ्रिक्शन की फोर्स एक्ट करती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एयर की फोर्स लगेगी, और एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंस्टेंट में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट को ले सकते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट पर एयर की फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाली है। थीटा की वैल्यू आने वाली है 180 डिग्री, और उस केस में वर्क डन नेगेटिव आता है। तो यहां से हम देख सकते हैं पार्ट ए और डी में वर्क डन पॉजिटिव है, पार्ट बी, सी और ई में वर्क डन नेगेटिव आ गया है। सेकेंड क्वेश्चन अब देखेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with a coefficient of kinetic friction equal to 0.1। तो यहाँ पर डायग्राम के साथ साथ सारी इंफॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ टेबल को शो करने के लिए। टेबल के ऊपर हम एक बॉक्स को प्लेस कर रहे हैं। ये जो बॉडी है इसका मास हमें 2 kg क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब u की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम 0 सेट कर लेंगे। अब इसका मोशन होगा बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। तो यहाँ राइट की डायरेक्शन में इसके ऊपर हम एक फोर्स बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हम 7 ले लेंगे। कैपिटल F से इसको मैं शो करूंगा। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, और चूंकि यहाँ पर रफ सरफेस दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास है, तो मोशन के दौरान इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन भी एक्ट होगी। तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स राइट की तरफ है, जिसकी वजह से राइट की तरफ मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगी इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऑन द ब्लॉक। अब चूंकि मोशन हो रहा है तो यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है म्यू के इंटू एन। एन की वैल्यू के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी हम फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में n। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो फोर्सेस बैलेंस कर देंगे। n की वैल्यू आ जाएगी mg के बराबर। m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 20 न्यूटन। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी सॉल्व कर लेंगे। म्यू के को नॉर्मल रिएक्शन से हमें मल्टीप्लाई करना है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 0.1 को 20 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी 2 न्यूटन। तो अब राइट की डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है 7 न्यूटन, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही है 2 न्यूटन के बराबर। तो यहां से आप नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर सकते हैं, वहां से हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन आ जाएगी।
तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, राइट की डायरेक्शन में है 7 और लेफ्ट की डायरेक्शन में 2, दिस विल बी इक्वल टू 5 न्यूटन, और इसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाती है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स है 5 न्यूटन, मास की वैल्यू 2 दी हुई है, एक्सेलरेशन आ गई 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑफ कोर्स अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में इसको हम लेंगे। अब क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द नेट फोर्स एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सभी केसेस में 10 सेकेंड्स वाले इंटरवल में हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल की जो वैल्यू है उसको हम 10 सेकेंड्स ले लेंगे। तो अब किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट मेन फार्मूलाज जो हैं, किसी भी फोर्स की वजह से वर्क डन आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा वर्क डन का F डॉट एस। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो F डॉट एस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रही है तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं वो कांस्टेंट है, तो हम सिंपली F डॉट एफ निकाल सकते हैं। टोटल वर्क डन करने के लिए नेट फोर्स यूज कर लीजिएगा, और अगर इंडिविजुअल फोर्सेस का वर्क डन पूछा है तो इंडिविजुअल फोर्स F की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बारी बारी। और वर्क एनर्जी थ्योरम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर नेट फोर्स हमें लेनी होती है, उसकी मदद से जो नेट वर्क डन आता है वो डेल्टा के बराबर आप इक्वेट कर देंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहली बात ए पार्ट में वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड्स हमें पूछा गया है। तो ये जो 7 न्यूटन की अप्लाइड फोर्स थी इसका वर्क डन हमें निकालना है, और वर्क डन के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकाल ही चुके हैं, टाइम की वैल्यू हमें मालूम है, तो हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट की डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन राइट पॉजिटिव ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 हुई थी, ut की टर्म हम कैंसिल कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हाफ, एक्सेलरेशन यानी कि 2.5 और टाइम का स्क्वायर विच मीन्स 10 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 125 मीटर्स। तो अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम ए पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। ए पार्ट में वर्क डन बाय एफ अप्लाइड हमें सॉल्व करना है। एफ अप्लाइड जो है उसकी वैल्यू है 7 न्यूटन राइट की डायरेक्शन में, तो उसको +7 ले लेंगे, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है राइट की तरफ 125 मीटर, 125 इंटू 7 हमें यहाँ पर करना होगा। तो ये वैल्यूज कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 875 जूल्स। तो ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट भी देखेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड्स, तो उतने ही टाइम इंटरवल में हमें डिस्कस करना है। अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए स्मॉल f का सिंबल आप यूज कर सकते हैं। फ्रिक्शन की फोर्स थी 2 न्यूटन लेफ्ट की तरफ, उसको ले लेंगे हम -2, और डिस्प्लेसमेंट है राइट की तरफ, उसको ले लेंगे हम +125। यहाँ से आप दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -250 जूल वर्क डन आपके पास आ जाएगा। अब नेट वर्क डन हमें सॉल्व करना है सी पार्ट में, वर्क डन बाय द नेट फोर्स। तो इसको आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों अप्लाइड और फ्रिक्शन की वजह से जो भी नेट फोर्स आती है उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो वर्क डन नेट की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, नेट फोर्स हमने सॉल्व करी थी 5 न्यूटन राइट की तरफ, तो उसको ले लेंगे हम +5, उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, उसको हम ले लेंगे +125। तो 125 इंटू 5 हो जाएगा आपका 625 जूल्स। इसको एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वर्क डन बाय दी अप्लाइड फोर्स को वर्क डन बाय फ्रिक्शन में आप ऐड कर देते तो भी आपके पास टोटल वर्क डन आ जाता। सभी फोर्सेस के वर्क डन को ऐड कर दो साइन के साथ तो टोटल वर्क डन आ जाता है। 875 और -250 को आप ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर 625 जूल्स आएगा। सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। डी पार्ट हम देख लेते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड्स। तो अब डी पार्ट में हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, उसको हम दो तरीके से निकाल सकते थे, हाफ मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, बेसिकली हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर भी आप अप्लाई कर सकते थे, और टोटल वर्क डन से भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप इक्वेट कर सकते हैं। सी पार्ट में टोटल वर्क डन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो उसी के बराबर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप अप्लाई कर सकते थे, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई हुई थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2as के बराबर। तो इसको अगर आप वैल्यूज को प्लग इन करेंगे तो 2as की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2.5, और डिस्प्लेसमेंट है आपकी 125 मीटर्स के बराबर, सब राइट डायरेक्शन में है।
ये आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 625। अब हाफ एम से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो बेसिकली हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाली टर्म को हाफ एम से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर वैल्यूज आप प्लग इन करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू मैंने 625 निकाल ली, इसको हाफ से भी मल्टीप्लाई करना है और मास की वैल्यू क्वेश्चन में 2 kg दी हुई है, उससे भी मल्टीप्लाई करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगेन आंसर वही आना चाहिए ऑफ कोर्स। तो 625 जूल्स एक और तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये यहाँ पर सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। दिस वाज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन अब देखेंगे। गिवन इन द फिगर 6.11 आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 4 अलग अलग डायग्राम हमें दिए गए हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है और वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डायमेंशन में मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पार्टिकल का वेरी करेगा और अलग अलग एक्स की वैल्यूज पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस ग्राफ से हमें पता चल रही है। यहाँ पर इस ग्राफ में आप एक टर्म देख सकते हैं वी नॉट की। तो वी नॉट जो हो गया आप देखेंगे सभी केसेस में ये यहाँ पर पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है और उसके अलावा हमें एक अलग से क्रॉस लगा के ई की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर ई जो टर्म है उसका मतलब है टोटल एनर्जी और वी जो है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करती है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, के प्लस वी। तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। अब हमें एक और चीज मालूम है, काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम मिनिमम ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो यहां से आप देखेंगे ई की वैल्यू वी के बराबर होगी। ठीक, तो ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू के प्लस वी, यानी कि ई जो है वो वी से हमेशा बड़ा होगा क्योंकि v में जो टर्म ऐड हो रही है वो या तो 0 के बराबर है या एक पॉजिटिव नंबर है। तो e की वैल्यू जो है या तो v के बराबर होती है या उससे बड़ी होती है। वाई काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म। तो यहां पर जिस भी पार्ट में ये जो टोटल एनर्जी e की वैल्यू दे रखी है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा है तो वो केस पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में जो E की वैल्यू दी हुई है वहां पर मैं एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक, तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आता है, जैसे मैं यहां पर एक पॉइंट आपको चूज करके दिखाता हूं, इस डॉटेड लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से ज्यादा होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहले ग्राफ में आप देख सकते हैं x की वैल्यू a जो है उसके बाद में ग्राफ डॉटेड लाइन के ऊपर है। तो ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो नॉट पॉसिबल कौन से रीजन में है ग्राफ, यहां पर आप क्या मेंशन कर देंगे, x ग्रेटर देन a। आप देखेंगे x लेस देन a पर कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है, उसको आप 0 ले सकते हैं, या तो डिफाइन नहीं किया गया है या 0 के बराबर है। वो पॉसिबल है क्योंकि टोटल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम है। इसी तरीके से दूसरा डायग्राम भी देख लेते हैं। दूसरे डायग्राम को मैंने नाम भी दे दिया है। यहां पर टोटल एनर्जी ई जो है उसके अलोंग मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये जो लाइन है यहां पर मैंने देख लिया कि टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, यानी कि ग्राफ इस डॉटेड लाइन के नीचे आना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राफ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर है। तो किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा हमें दी हुई है। ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन में आप आगे अगर देखेंगे तो हमें यही चीज डिस्कस करनी है। टोटल एनर्जी जो है वो क्रॉस की मदद से बताई गई है और हर केस में हमें क्या स्पेसिफाई करना है, इन विच द पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड। ठीक, तो यहां पर मैं वो जो वैल्यूज आपको बता रहा हूं, जो इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से ज्यादा है, उस केस में पार्टिकल नहीं हो सकता है। दैट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।
उसके अलावा हमें ये भी इंडिकेट करना है कि मिनिमम टोटल एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। तो हर केस में आपकी टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जो भी पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है उसके बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ग्राफ में किसी भी केस में आप वैल्यू देख सकते हो जो कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट ग्राफ देख लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले पार्ट में वी नॉट जो था वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो ई मैक्स की वैल्यू जो है या ई की मिनिमम वैल्यू जो है वो कम से कम वी नॉट के बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे केस में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी एनर्जी की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू V3 दी हुई है, तो ई मिन जो है वो V3 के बराबर होनी चाहिए। टोटल एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर और इक्वल टू इट। ऐसे ही तीसरा पार्ट देखते हैं, यहाँ पर सी पार्ट इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर भी टोटल एनर्जी ई से इनफैक्ट आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक डॉटेड लाइन क्वेश्चन में बना के आपको दी गई है, तो इस डॉटेड लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैंने मार्क कर ली है, चाहे एक्स की कुछ भी वैल्यू हो। तो आप देखेंगे इसके ऊपर वाला जो ग्राफ है दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? फिर से वही बात हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये कौन सा रीजन है? आप देखेंगे x की वैल्यू -a/2 से पीछे की तरफ और x की वैल्यू a/2 से आगे की तरफ। तो ये जो रीजन है a/2 से b/2 के बीच में, ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली -b/2 से -a/2 वाले रीजन में भी ग्राफ ऊपर है, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन के नीचे वाले रीजन में ग्राफ आ रहा है। तो इस पार्ट में मैं नॉट पॉसिबल वाले केसेस डिफाइन कर देता हूं। x की वैल्यू या तो -b/2 से बड़ी है और -a/2 से छोटी है। बेसिकली -b/2 से -a/2 के बीच में जो x की वैल्यूज हैं। और दूसरा केस कौन सा है? x की वैल्यू a/2 से बड़ा है x और b/2 से छोटा है, तो a/2 से b/2 के बीच में अगेन इस रीजन में ग्राफ पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल कैन नॉट बी इन दीज पोजिशंस। इसके अलावा लास्ट पार्ट भी अब सॉल्व कर लेंगे, इसको डी पार्ट हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर भी टोटल एनर्जी ई एक क्रॉस की मदद से बनाया गया है। एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा और इस लाइन के ऊपर वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आप देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं यहाँ पर, ए और बी पॉइंट के राइट की तरफ ये ग्राफ है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन बी। और ए पॉइंट के लेफ्ट में आप देखेंगे तो भी ग्राफ ई के ऊपर है, तो x की वैल्यू लेस देन a है या x की वैल्यू ग्रेटर देन b है। उस केस में क्या आएगा? द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। वहां पर x की वैल्यूज पे पार्टिकल नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 6.4 क्वेश्चन अब देखेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय v = ½ kx²। तो यहाँ पर एक पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो कर रहा है। इस टॉपिक पर अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, ऑसिलेशंस चैप्टर, क्लास 11th के लास्ट में आएगा, तो उसके बाद आपको ये चीज़ बेटर समझ में आएगी। फिर भी एक बेसिक डिस्कशन इससे रिलेटेड मैं आपके साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वॉल बना दूंगा और फ्लोर भी मैं शो कर रहा हूँ। वॉल से हम एक स्प्रिंग को कनेक्ट कर देंगे और स्प्रिंग को मैं एक ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो शुरू में पोजीशन आ रही है इसको हम मीन पोजीशन बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे x = 0। ये जो मीन पोजीशन है, इस सिचुएशन में आपका स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है और उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती। जैसे ही आप अगर इसको लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे मीन पोजीशन से, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, या आप इसको राइट की तरफ भी ले जा सकते हैं, स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा। इन सभी केसेस में क्या होगा? स्प्रिंग अपनी शेप रिटेन करने की कोशिश करेगा। तो जब पार्टिकल लेफ्ट पे होगा मीन पोजीशन पे तो फोर्स राइट की तरफ लगेगी, और जब पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट की तरफ होगा तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगी। ये जो स्प्रिंग फोर्स होती है इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी हम बोलते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक मैक्सिमम पोजीशन ए तक खींच के, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से ए डिस्टेंस तक खींचा और इसके बाद आप इसे छोड़ देंगे, तो क्या होगा? जब आपने इसको खींचा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही रिलीज होगा ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर मोमेंटम की वजह से ये मीन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ चला जाएगा।
फिर वापस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। तो ये जो पार्टिकल है ये वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस जाएगा, इस तरीके से लीनियरली पीरियोडिक मोशन शो करेगा। इस तरीके के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, जब रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है। तो माइनस का साइन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स को शो करता है। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से x है तो फोर्स माइनस एक्स के अलोंग लगेगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में। k जो हो गया दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो जब भी f इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप की फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगती है तो अब वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन शो करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और मीन पोजीशन से कोई भी आपका पोजीशन x पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ kx स्क्वायर। तो यही चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बताई गई है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या दे दिया आपको? v इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ये यहां पर मैंने अलग से भी लिखा हुआ है। तो एनीवेज आप v और x का अगर ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके का ग्राफ आएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं x का स्क्वायर है तो पैराबोलिक ग्राफ आपके पास आने वाला है। एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसके साथ वाली टर्म पॉजिटिव है, ये क्या है? हाफ इंटू के, दीज आर पॉजिटिव टर्म्स। तो ये पैराबोलिक ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा। जब x की वैल्यू 0 है तो v की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये यहाँ पर डायग्राम हमारा बना हुआ है, ये फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्वेश्चन में ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k है इसकी वैल्यू भी दे दी गई है, k की वैल्यू आ गई है 0.5 न्यूटन पर मीटर। ये सभी चीजें अब हम डिस्कस भी कर चुके हैं और डायग्राम में देख भी सकते हैं। आगे देखिए हमें क्या शो करना है। शो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन इट रीचेज x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहां पर टोटल एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे दी गई है। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 1 जूल। टोटल एनर्जी की वैल्यू 1 जूल है तो इस केस में x की मैक्सिमम वैल्यू 2 मीटर्स हो सकती है, यानी कि मीन पोजीशन से राइट की तरफ 2 या लेफ्ट की तरफ 2। बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू जो है मीन पोजीशन से a जो होता है उसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कब होती है? डायरेक्शन चेंज जब होती है जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट और उस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। जिस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में k की वैल्यू को हम 0 सेट कर देंगे। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? v के बराबर में। इस केस में क्या होएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करके हमें वो पर्टिकुलर x की वैल्यू इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू 1 जूल दी हुई है, उसको हाफ के एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे और x की जगह हम डाल देंगे मैक्सिमम x की वैल्यू जिसको हम a ले सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 2 की टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी, 2 किसके बराबर हो जाएगा? के ए स्क्वायर के बराबर। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 डिवाइडेड बाय k। k की वैल्यू क्वेश्चन में 0.5 हमें दी हुई है, उसको भी आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4। तो a स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई है, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2। तो मीन पोजीशन से जब 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 1 जूल के बराबर और 2 से ज़्यादा वो आगे और नहीं जाएगा। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन 6.5 अब देखेंगे। ए पार्ट देखते हैं। द केसिंग ऑफ अ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जब रॉकेट मूव करता है तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी वजह से फ्रिक्शन एक्ट होती है रॉकेट के ऊपर और उसका जो आउटर सरफेस है वो बर्न हो जाता है। एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेन्ड। तो ये आउटर केसिंग जब बर्न होती है तो उसके लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी रॉकेट से मिलेगी या एटमॉस्फेयर से मिलेगी? तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रॉकेट जब ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगी टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट। तो इसकी वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक, तो टोटल वर्क डन जो होगा ड्यू टू फ्रिक्शन वो होगा नेगेटिव, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी लूज होगी। तो ये जो रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी है उसी का लॉस होता है।
तो अगर आपके थर्स्टर्स बंद हैं, यानी कि आपका रॉकेट का फ्यूल बर्न होना बंद हो जाए, तो फ्रिक्शन जो है वो केसिंग को अपोज करेगी, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी लूज करेगी ये ऑब्जेक्ट, और वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रॉकेट है ना, दिस लूजेस एनर्जी, ये वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि बर्निंग के लिए हमें चाहिए। तो अब बी पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। कॉमेट्स मूव अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में से मैंने एक स्टैंडर्ड डायग्राम यहाँ पर बनाया है। कॉमेट्स और उसके अलावा बाकी जो प्लैनेट्स भी हैं वो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। तो अगर आपने मैथ्स में इलिप्स टॉपिक पढ़ा है तो ये इलिप्स की शेप मैंने बना रखी है जिसके दो फोकस होते हैं। उसमें से एक फोकस पे सन प्रेजेंट होता है और इसके अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका कॉमेट या प्लैनेट वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, ये कॉमेट जो है वो मैंने शो किया है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सन को कॉमेट से ज्वाइन कर देंगे और ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू ऑब्जेक्ट्स है, इस लाइन के अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स कॉमेट को अट्रैक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी। कॉमेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो कैसे होएगा, पाथ के टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और वेलोसिटी वेक्टर है ये आपस में 90 डिग्री नहीं है। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, येट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर अ कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द कॉमेट इज 0। तो जब एक कॉमेट कंप्लीट ऑर्बिट करेगा तो उस केस में आपकी जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी है वो 0 क्यों होगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आएगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, वो फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो क्वेश्चन में हमें कंप्लीट ऑर्बिट डिस्कस करना है। कंप्लीट ऑर्बिट का मतलब है जिस पोजीशन से डिस्कशन शुरू हुआ था वही इनिशियल पोजीशन है और वही फाइनल पोजीशन हमें दी हुई है। तो ये ए पॉइंट जो है, ए इनिशियल वैल्यू भी है और ए ही फाइनल वैल्यू है। तो जब कंप्लीट सर्कल होगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाएंगी। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर कंप्लीट ऑर्बिट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो बी पार्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रही है, हाइट पर है जहाँ पर एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। इट लूजेज इट्स एनर्जी ग्रेजुअली ड्यू टू डिसिपेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस। तो हम कई बार बात कर चुके हैं, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस जो है वो फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है जिसकी वजह से एनर्जी लूज होती है। Why then does its speed increase progressively as it comes closer and closer to the earth? तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है अर्थ के नज़दीक आती जा रही है और इस केस में ये इसकी स्पीड बढ़ती क्यों है ये हमें डिस्कस करना है। तो ये रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं अर्थ ड्रॉ कर रहा हूँ और ये सैटेलाइट है और ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हम इसका ऑर्बिट ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लूज हो रही है जिसकी वजह से ये अर्थ के पास आती जा रही है। तो ये इस तरीके से इट इज स्पायरलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एनर्जी लॉस हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ क्यों रही है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे ये सैटेलाइट अर्थ के पास आती जा रही है इफेक्टिवली, तो यहाँ पर अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है। जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लॉस की वजह से काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में भी गेन होगा और कुछ एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से भी लूज हो जाएगी। इसी वजह से जैसे जैसे सैटेलाइट अर्थ के पास आती है उसकी स्पीड बढ़ती है। तो कुछ एनर्जी जो लूज हो रही है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी हो रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी का लॉस काफ़ी ज़्यादा है। तो अब डी पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का।
डी पार्ट में हमें 2 डायग्राम दिए हुए हैं। इन फिगर 6.13 द मैन वॉक्स 2 मीटर्स कैरिंग अ मास ऑफ 15 kg ऑन हिज हैंड्स। तो पहला डायग्राम आप देखेंगे, मैन के हाथ में 15 kg का ब्लॉक है और उसको लेके वो 2 मीटर्स मूव करेगा। इसी क्वेश्चन में दूसरा डायग्राम भी हमें दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उस केस में भी मैन जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना, 2 मीटर्स के बराबर। दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर्स के बराबर है। डायरेक्शन हमें लेफ्ट डायरेक्शन में उसे लेना है। अब इस बार वो रोप को पुल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन जो है वो रोप के ऊपर फोर्स लगाएगा F। ये रोप जो है पुली के ऊपर से जा रही है और ये 15 kg के ब्लॉक को रेज करेगी। तो जैसे जैसे रोप को मैन लेफ्ट की तरफ जाएगा रोप को लेके, तो पुली की वजह से ब्लॉक ऊपर आएगा। टाइट स्ट्रिंग है, मैन लेफ्ट की तरफ जाएगा 2 मीटर्स और ये जो ब्लॉक है ये 2 मीटर ऊपर आ जाएगा। द रोप गोज ओवर अ पुली एंड अ मास ऑफ 15 kg हैंग्स एट द अदर एंड। ये ऑलरेडी मैं डायग्राम में आपको समझा चुका हूं। इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर। तो दोनों केसेस में हमें वर्क डन को कंपेयर करना है। वर्क डन पहले केस में, वर्क डन दूसरे केस में, एंड देन वी हैव टू सी किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो पहला पार्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो 15 kg का ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 15 G की फोर्स लगेगी नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैन का जो हैंड है वो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा। सिंपल समझने के लिए क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये मैन के हाथ के ऊपर रखा हुआ है। मैन का जो हैंड है वो उसका बॉटम सरफेस फॉर्म कर रहा है। तो अब मैन आगे की तरफ मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ। तो ये जो ब्लॉक है ये मैन को रोकने की कोशिश करेगा। मैन के ऊपर फ्रिक्शन लगेगी राइट की तरफ और मैन का हैंड इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रिक्शन ब्लॉक के ऊपर लगाएगा, जिसकी वजह से ब्लॉक का मोशन होगा। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। यहाँ पर क्वेश्चन 35 और 36 लॉज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइज का आप देख सकते हैं डिस्कशन के लिए। वहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है जहाँ पर ट्रक के ऊपर ब्लॉक मूव कर रहा है। कुछ उसी तरीके से मैन के हैंड के ऊपर ब्लॉक मूव कर रहा है ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वजह से इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट होएगी कितनी, 2 मीटर्स के बराबर। अब चूंकि मोशन हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं डिस्कशन के लिए। फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर मैं ले लूंगा, म्यू इंटू एन के बराबर। एन की वैल्यू 15 G के बराबर हमें दी हुई है। डायग्राम में आप देख सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तो ऊपर की फोर्स एन को mg के बराबर आप कर देंगे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की जगह 15 इंटू 10 मैं ले लूंगा। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 म्यू। तो ये टोटल वर्क डन कितना होएगा, उसके ऊपर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 यू को, म्यू को हमें 2 मीटर से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 300 म्यू के बराबर। यूजुअली म्यू की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है, 0.1, 0.2, इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस में हम उसकी वैल्यू लेते हैं। तो अब ये पहले पार्ट में रेफरेंस के लिए वर्क डन हमने निकाल लिया है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फोर्स F आप लगा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, उसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होएगी T। तो F जो है वो T के बराबर होगा। अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो जितनी फोर्स आप अप्लाई करते हैं उतनी टेंशन स्ट्रिंग के अंदर डेवलप हो जाती है। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 15 G नीचे की तरफ और टेंशन की फोर्स जो कि मैन की अप्लाइड फोर्स के बराबर है वो लगेगी उसके ऊपर की तरफ। तो ये यहाँ पर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा, कितना, 2 मीटर्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन अगर हम निगलेक्ट कर दें तो F की वैल्यू 15 G के बराबर आ जाएगी, विच विल बी इक्वल टू 150 न्यूटन। तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू है 150 और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2, ये 300 जूल्स के बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो पहले पार्ट में वर्क डन जो आया था, पहले पार्ट में 300 म्यू के बराबर था। म्यू की वैल्यू 1 से कम है तो इसकी वैल्यू 300 से कम होगी। दूसरे केस में वर्क डन 300 जूल्स हमारे पास आया है अगर हम एक्सेलरेशन को निगलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली सेकंड वाले केस में वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। यही क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना था। इन विच केस इज द वर्क डन ग्रेटर, इन केस नंबर 2 दिस इज आवर आंसर। आई विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 6th क्वेश्चन अब देखेंगे, अंडरलाइन द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट देखते हैं, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल के लिए कंजर्वेटिव फोर्स हम कौन सी ले लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक ऑब्जेक्ट पे
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होती है टुवर्ड्स द ग्राउंड, और इसकी वजह से वर्क डन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव। तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ। अब ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा? जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और रिमेन्स अनअल्टर्ड। तो यहां पर हमें क्या डिस्कस करना है? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिस्कस करनी है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इन जनरल डिस्कशन से भी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है, बेसिकली ग्राउंड की तरफ जब आता है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट डिक्रीजेज। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ही यही थी। पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होती है? व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप वर्क डन करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब ऑब्जेक्ट खुद ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये यहाँ पर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। यहाँ पर एफ क्या है? वो कंजर्वेटिव फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। तो अगर एफ डॉट डी आर की वैल्यू पॉजिटिव क्वेश्चन में दे रखी है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय द गिवन कंजर्वेटिव फोर्स, तो साथ में माइनस का साइन भी लगेगा फॉर्मूला में, तो आप देखेंगे डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक, जब एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल पॉजिटिव है तो उसके साथ माइनस का साइन लगता है, डेल्टा वी की वैल्यू इस केस में नेगेटिव आ जाती है। बी पार्ट देखते हैं। वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होता है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लूज होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है? जब भी जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके रिलेटिवली आपकी फ्रिक्शन जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लूज होगी। यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी वाले डिस्कशन में उसका कोई रोल नहीं रहेगा। सी पार्ट देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मैनी पार्टिकल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या डिस्कस करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम का चेंज अगर आप डेल्टा पी ले लेते हैं तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है तो पोजीशन चेंज को आप टाइम से डिवाइड करेंगे। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की चेंज को आप टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये किसके बराबर हो गया? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसी तरीके से हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस किया है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस की बात करेंगे तो टोटल सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जीरो के बराबर आती हैं। इंटरनल फोर्स क्या होंगी? मान लीजिए आपका जो भी सिस्टम है उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्जेक्ट वन जो है उसके ऊपर टू की वजह से फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ऑन वन ड्यू टू टू। ऑब्जेक्ट टू के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो अगर ये पूरा आप वन और टू ऑब्जेक्ट को सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे तो इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट हो जाती हैं। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगी उसकी वजह से मोमेंटम सिस्टम का चेंज होगा। तो ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम के जो इंटरनल इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनका मोमेंटम चेंज होता है, लेकिन टोटल चेंज जो है इंटरनल फोर्सेस की वजह से सिस्टम के ऊपर जीरो के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से डी पार्ट लास्ट में देखते हैं। इन एन इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। इन इलास्टिक कोलिजन की हमें बात की गई है। द क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन के बाद कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम या टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, और इन इलास्टिक कोलिजन वो हो जाएगा जिस केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है। तो यहाँ पर कोई भी कोलिजन हो, एक चीज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो होता है सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम। ठीक, क्योंकि आप सिस्टम को जब आप ट्रीट करेंगे, सिस्टम का कोलिजन होगा तो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे। इसी डायग्राम को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। वन और टू ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे।
तो ये जो इंडिविजुअल फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लग रही हैं, जब आप सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो टोटल फोर्स जीरो की वजह बराबर हो जाएगी, और टोटल फोर्स अगर जीरो है तो डेल्टा पी की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर नेट फोर्स को आप जीरो के बराबर लिख देते हो तो डेल्टा पी जो है वो जीरो हो जाता है। इफ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, यानी कि मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये यहां पर हमने डी पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। आई विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन 6.7 अब देखेंगे, स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, दो ऑब्जेक्ट्स के इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। तो यहाँ पर जब इलास्टिक कोलिजन होता है, पहली बात, दो ऑब्जेक्ट्स का इलास्टिक कोलिजन या कोई भी कोलिजन होता है तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है, क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। और इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन वो है जिस केस में काइनेटिक एनर्जी भी पूरे सिस्टम की कंजर्व रहती है। लेकिन इस पार्ट में इंडिविजुअली दोनों बॉडीज को हमें डिस्कस करना है। तो इंडिविजुअल लेवल पर क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पर ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम और एनर्जी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, पहला एक ऑब्जेक्ट है मास m1, वेलोसिटी v1 से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जा रहा है जिसका मास है m2 और उसकी वेलोसिटी है v2, और ये आपस में इनका हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो यहाँ पर कोलिजन के बाद हो सकता है m1 जो है वो वापस जाए, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश, और m2 जो है वो v2 डैश वेलोसिटी से दूसरी तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो ही गया, तो मोमेंटम भी दोनों ऑब्जेक्ट्स का चेंज हो गया है। और इसी तरीके से इंडिविजुअली आप देखेंगे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है v1 की वैल्यू और v1 डैश की वैल्यू सेम हो, v2 और v2 डैश की वैल्यू सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इंडिविजुअली क्या होता है, ऑब्जेक्ट 1 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और ऑब्जेक्ट 2 1 के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स पर इंडिविजुअली फोर्स लगेगी जिसकी वजह से उनका मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन एज अ सिस्टम जब आप पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ डिस्कस करेंगे तो वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगी जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। तो इंडिविजुअल बॉडीज का मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, सिस्टम का एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होना है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो हमें फॉल्स दी हुई है। दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। तो ये यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्वेशन की बात हमें की गई है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो आप देखेंगे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है, जैसे सिस्टम के ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसकी वजह से सराउंडिंग्स में एनर्जी लूज होती है, तो ये जो भी सिस्टम होगा इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। सिमिलरली सी पार्ट देखेंगे, वर्क डन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओवर अ क्लोज्ड लूप। तो एक क्लोज लूप में वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट हमें डिस्कस करना है। रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है, घूम फिर के वो जब फाइनली सेम पोजीशन पर आ जाता है, जब आई और एफ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती हैं, तो इसको हम क्लोज्ड लूप बोलते हैं। तो इस केस में टोटल वर्क डन जो है वो जीरो के बराबर आएगा या नहीं, ये हमें डिस्कस करना है। ये जो सिचुएशन है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ट्रू होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सभी फोर्सेस के लिए ये ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोज लूप में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर फ्रिक्शन एक्ट करती तो टोटल वर्क डन जीरो के बराबर नहीं आता। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमें फॉल्स दी हुई है। फोर्थ पार्ट अब डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। इस बार इन इलास्टिक कोलिजन हमें डिस्कस करना है जिस कोलिजन में सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो इसमें लिखा हुआ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बेसिकली ये बताया गया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम की वो हमेशा कम होती है इन इलास्टिक कोलिजन में। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अगर आप बॉम्ब का एक्सप्लोजन डिस्कस करेंगे तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे, मान लीजिए बॉम्ब जो है इनिशियली रेस्ट पे था, तो U की वैल्यू जीरो है, काइनेटिक एनर्जी हो गई इनिशियल जीरो के बराबर, और वो दो पार्ट में एक्सप्लोड कर जाता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपने किए हैं, और आगे न्यूक्लियाई चैप्टर में भी क्लास 12 में इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट दो पार्ट में एक्सप्लोड करता है। तो एक पार्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा पार्ट दूसरी डायरेक्शन में जाएगा। ये डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन में टोटल मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी और फाइनल वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी। कितनी आएगी? हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो ये एक इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है जिसमें बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है और इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज़्यादा है। तो डी पार्ट में भी जो स्टेटमेंट हमें दी हुई थी वो भी फॉल्स है। हमने यहाँ पर देखा कि चारों स्टेटमेंट्स देवर फॉल्स। आई विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 8th क्वेश्चन अब देखेंगे, आंसर केयरफुली विद रीजंस। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हमें दी हुई है, उन्हें हमें डिस्कस करना है। पहला पार्ट है, इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स। इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करना है। इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल्स। तो वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम जब वो दोनों बॉल्स आपस में कॉन्टैक्ट में रहती हैं उस दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है या नहीं होती, ये हमें बताना है। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर तो इलास्टिक कोलिजन्स में हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर देते हैं, लेकिन कोलिजन के दौरान क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं, ये जस्ट कॉन्टैक्ट में आई हैं, इसको हम ले लिया t इक्वल टू 0। तो जो थोड़ा सा इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंस्टेंट है t इक्वल टू 0 प्लस, मतलब टाइम 0 से जस्ट थोड़ा सा बाद में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स की शेप चेंज हो जाती है। कोलिजन के दौरान क्या होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करके थोड़ा सा पिचक जाते हैं, शेप चेंज होती है और दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस शुरू वाले डिस्टेंस से कम हो जाता है। कोलिजन के वक्त डिस्टेंस क्या था, दोनों के सेंटर में जस्ट टच कर रहे थे r1 प्लस r2। तो इस बार उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो लेस देन r1 प्लस r2 होता है। इस केस में क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट्स के इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल के लिए स्टॉप होते हैं और फिर वापस इनके पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक ऑब्जेक्ट राइट की तरफ आ रहा था, दूसरा लेफ्ट की तरफ जा रहा था, दोनों टकराए, पहला वाला लेफ्ट की तरफ जाने लग गया और दूसरे वाला कोलिजन के बाद राइट की तरफ जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा इंटरवल है जिस दौरान ये कोलाइड करते हैं उस दौरान काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये जो छोटा सा टाइम है कोलिजन के दौरान, इस दौरान काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है? नो। ड्यूरिंग दिस टाइम इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। अब दूसरे पार्ट में लीनियर मोमेंटम की बात करनी है। इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम? लीनियर मोमेंटम पूरा टाइम कंजर्व रहता है सिस्टम का। जब तक सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, सिस्टम का टोटल मोमेंटम विल रिमेन द सेम। सी पार्ट देखते हैं। व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन? तो चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, डिस्कशन सेम रहेगा। मोमेंटम की सिस्टम की बात करेंगे तो मोमेंटम जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। चेंज ऑफ मोमेंटम 0 रहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो फिर से वही बात आएगी, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर वही पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग द कोलिजन तो कंजर्व रहने वाली नहीं है काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद में भी कंजर्व नहीं होती है। इलास्टिक कोलिजन में क्या था, टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले के ई थी, कोलिजन के दौरान वो पीई में कन्वर्ट हुई, पीई से वापस के ई में आई और फाइनली भी टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ई थी, कोलिजन के दौरान तो वो चेंज होने वाली है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में आएगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से अलग होती है। इसका डेफिनेशन होता है इनइलास्टिक कोलिजन का। तो चूंकि इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम की बात की जा रही है तो सी पार्ट में ए और बी वाले आंसर सेम रहेंगे। के के केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, नो, और मोमेंटम के केस में काइनेटिक मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, येस, इट विल रिमेन कंजर्व्ड। अब डी पार्ट की बात कर लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 बिलियर्ड बॉल्स डिपेंड्स ओनली ऑन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक? तो यहां पर 2 बॉल्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस की बात मैंने शुरू में भी की थी। जब जस्ट वो टकरा रहे थे तो सेंटर का डिस्टेंस था r1 प्लस r2 और फिर टकराने के बाद उनकी शेप चेंज होएगी, सेंटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा और वो जो काइनेटिक एनर्जी लूज होएगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी जो है बिलियर्ड बॉल्स की कोलिजन के दौरान
वो सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स पे डिपेंड करती है। तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d जो था ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इस केस में कोलिजन इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक, ये हमें बताना है। इस केस में कोलिजन होगा इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आती है उस केस में कंजर्वेटिव फोर्सेस ही एक्ट करती हैं, और वो जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से आपका टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डी पार्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन। तो ये 6.8 हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 9th क्वेश्चन अब देखेंगे। अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। तो एक ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 लेनी है। इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगा और उसकी एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट दी गई है। तो एक ही वैल्यू हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट नोट कर लेते हैं। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट अ टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें पावर डिलीवर्ड की बात करनी है और एट एनी टाइम इंस्टेंट t हमें डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर पावर का फंक्शन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो पावर से एसोसिएटेड दो फॉर्मूलाज हम डिस्कस करते हैं। आप एवरेज पावर निकाल सकते हैं, तो एक इंटरवल में टोटल वर्क डन आप निकाल लेंगे और उसको टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम इंटरवल आपको एवरेज पावर दे देगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको अगर पावर निकालनी है उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे पावर इंस्टेंटेनियस। उसका फॉर्मूला होता है F.V, जो यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। तो किसी भी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स लग रही है उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ। इसका डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है। टोटल वर्क डन की जगह उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में वर्क डन कितना हो जाएगा, F.dr। एक इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर हम ले लेंगे और उसको फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टाइम इंस्टेंट dt से। वो छोटा सा जो टाइम इंटरवल है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर dr/dt वाली जो टर्म है इसकी जगह हम वेलोसिटी पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला F.V हमारा इंस्टेंट के लिए बन जाता है। तो किसी भी टाइम t पर हमें डिस्कस करना है तो फॉर्मूला F.V हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। बेसिकली पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे था, तो उसके ऊपर अगर कांस्टेंट फोर्स लगेगी तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लगेगा, ठीक। और कांस्टेंट फोर्स है तो उसकी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में रहेगी एंड इट विल बी कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्वेश्चन में दी हुई है, उसकी मदद से पावर का फंक्शन हमें सॉल्व करना है। तो पावर के फंक्शन के लिए फोर्स की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी की बात करेंगे और डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा। क्यों? चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन फोर्स और वेलोसिटी की सेम है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो यहाँ पर हम सीधा F/V ले सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का फैक्टर है, cos 0 हो जाता है 1। तो ये यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेना है। cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 एंड इट इज इक्वल टू 1। F और V वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 डिग्री है। अब फोर्स की बात करेंगे। फोर्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ में मालूम है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये a जो है दिस इज अ कांस्टेंट। वेलोसिटी की बात करें, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें यूज करनी है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में 0 दी हुई है, तो v की वैल्यू सिंपली at के बराबर आ जाएगी। तो अब हम दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देंगे। पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स यानी कि ma मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी यानी कि at। तो ये यहाँ पर आ गया ma²t। अब आप देख सकते हैं m कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो पावर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास आ गई है। तो जो भी फोर्स हम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे थे उसकी वजह से जो पावर डिलीवर हो रही है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन 2 वाज द करेक्ट आंसर। आई विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 10th क्वेश्चन अब देखेंगे। पावर पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चंस काफी कॉमनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली, फिर से एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पावर का फंक्शन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में पावर हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू p ले लेते हैं एंड इट इज अ कांस्टेंट। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। इस बार हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है किसी भी टाइम t पे।
इज प्रोपोर्शनल टू। तो बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन सॉल्व करना है। हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टोटल टाइम इंटरवल t। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर से वही डेफिनेशन, किसी भी इंस्टेंट पर पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं उसी की उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी के साथ। वन डायरेक्शनल मोशन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को मानेंगे, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा सिंपली एफ इंटू वी। तो अब हमें इन टर्म्स को मैनिपुलेट करके डिस्प्लेसमेंट को लेकर आना है। तो यहां पर हम इस फॉर्मूला को एक्सपैंड कर लेंगे, फोर्स की जगह आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और इस टर्म को v से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या इन्वॉल्व करना है, साथ में टाइम की टर्म को हमें इन्वॉल्व करना है। तो यहां पर हम p की जगह क्या लिख देंगे, m, ये जो v है इसको एज इट इज रहने देंगे, और a की जगह लिख देंगे dv बाय dt। ठीक, तो ये यहां पर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को हटा दिया, सबसे पहले उसकी जगह dv बाई dt लिख दिया, और इसकी मदद से हमने टाइम को इन्वॉल्व कर दिया। आप कौन कौन से रिलेशन यूज कर सकते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, पहली टर्म होती है dv बाई dt, इसी फॉर्मूला को v dv बाई dx भी लिखा जा सकता है। तो v और x के बीच में रिलेशन आपको देखना हो तो a की जगह v dv बाई dx लिख सकते थे। इस क्वेश्चन में टाइम का फंक्शन हमें लेके आना है, तो dv बाई dt वाली टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी। इसकी मदद से हम वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे, फिर वेलोसिटी के फंक्शन की मदद से हम डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से क्या टर्म आ जाएगी, dt की टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, m भी कांस्टेंट रहेगा उसको भी दूसरी तरफ ले जाइए, पावर भी कांस्टेंट है, तो p बाय m ये इकट्ठा कर लिया हमने, और साथ में आ गई dt की टर्म, दूसरी तरफ आ गया v dv। अब हम लिमिट्स लगाएंगे, टाइम t की इनिशियल वैल्यू थी 0, और उस वक्त वेलोसिटी की भी इनिशियल वैल्यू हम 0 ले लेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, आप u भी ले सकते हैं बट दैट विल कॉम्प्लिकेट अवर क्वेश्चन। यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, एग्जैक्ट फंक्शन नहीं बनाना। तो ये यहाँ पर किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी v हम डाल देंगे, दोनों लिमिट्स डाल दी हैं, 0 से t टाइम वेरी करेगा और 0 से v वेलोसिटी वेरी करेगी। p बाय m कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल dt सिंपली t के बराबर हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से t। राइट हैंड साइड v dv है, उसका इंटीग्रल हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाएंगे अगेन 0 से p। तो यहाँ पे आप देखेंगे t की जगह पहले t पुट करेंगे, बाद में 0 पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड सिंपली pt बाय m हो जाएगी। आई होप अब तक आपको लिमिट्स पुट करनी आ गई होंगी। राइट हैंड साइड की टर्म में पहले v पुट करेंगे, फंक्शन में हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, माइनस के साइन के बाद इसी फंक्शन में v की जगह 0 पुट करना है, वो 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स pt बाय m, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, रूट ले लेंगे दूसरी तरफ, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 pt बाय m। तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आ गया है। तो एक्सेलरेशन को मैंने dv बाई dt लिख के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब वेलोसिटी का फंक्शन आ गया है, वेलोसिटी की जगह मैं डाल दूंगा dx बाय dt। ठीक, तो अब वेलोसिटी के फंक्शन से पोजीशन का फंक्शन आ जाएगा, जिसकी मदद से मैं क्वेश्चन में रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व कर सकता हूं। तो ये जो भी वेलोसिटी का फंक्शन था इसको मैं dx बाय dt लिख लूंगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू अगेन अंडर रूट 2 pt बाय m। ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, इसको मैं ये ले आया हूँ। t की टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2p बाय m को कांस्टेंट रहने देते हैं, t की टर्म है जो है ना, रूट t को लिख लेंगे t की पावर हाफ, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है इंटीग्रेशन में। फिर दोनों तरफ को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू हुआ था उसको 0 ले लेते हैं, और टाइम की वैल्यू अगेन 0 सेट कर लेते हैं। किसी भी जनरल टाइम t पर पोजीशन x हम ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dx, वो होगा सिंपली x के बराबर, लिमिट लगाएंगे 0 से x। राइट हैंड साइड क्या होगी, कांस्टेंट अंडर रूट 2p बाय m को बाहर ले लेंगे, t की पावर हाफ को इंटीग्रेट करना है, तो क्या आ जाएगा, t की पावर हाफ प्लस 1, पावर में एक ऐड हो जाता है, और जो टर्म थी पावर वाली उससे हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। लिमिट अगेन पुट करेंगे 0 से t, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी सिंपली, पहले x के अंदर x डालेंगे, माइनस के साइन के बाद x के अंदर 0 डालेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड x रह जाएगी। राइट हैंड साइड की कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, एज इट इज अंडर रूट 2p बाय m। ये जो डिनोमिनेटर में हाफ है ये बाहर 2 आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा t की पावर 3 बाय 2, 1 बाय 2 प्लस 1 हो गया 3 बाय 2, लिमिट पुट करनी है 0 से t। तो पहले t की जगह t डाल देंगे, वो टर्म एज इट इज रहेगी, फिर 0 डालेंगे तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी।
तो ये जो माइनस के बाद जो दूसरी लिमिट आप t की जो वैल्यू है इसके अंदर जब 0 डालेंगे तो सिंपली 0 आ जाता है। तो यहाँ से आपने देखा x की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली जो टर्म थी ये तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी में बचा t की पावर 3/2। तो ये यहाँ से हमने देखा है अगर कांस्टेंट पावर आती है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो t की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 3 वाज द रिक्वायर्ड आंसर।